वेलकम बैक टू दी चैनल। आई एम जयश्री सुल्तान। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ये क्या होती है अंडर राइटिंग प्रोसेस। अंडर राइटिंग प्रोसेस के कौन कौन से टाइप्स है, कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती है, उन पार्टीज के बीच में कौन कौन से रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन्वॉल्व होते हैं, वो कौन कौन से एग्रीमेंट के अंदर एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं, और सबसे मेनली अंडर राइटिंग कमीशन के ऊपर कौन कौन सी रेस्ट्रिक्शंस है जो कि सेबी ने इम्पोज की है। तो फटाफट से शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले अंडर राइटिंग प्रोसेस को रेगुलेट करने का काम इंडिया के अंदर जो अथॉरिटी काम करती है उसका नाम है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मींस की सेबी। तो सेबी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन करती है, उनको अंडरराइटर को फॉलो करना पड़ता है। सो अकॉर्डिंग टू सेबी रूल्स एंड रेगुलेशंस 1993 वो क्या बोलता है कि इट प्राइमरीली डील्स विद द इश्यूज सच एज रजिस्ट्रेशन और कैपिटल एडिक्वेसी, ऑब्लिगेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द अंडरराइटर। तो सेबी ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन किए गए हैं रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड, या फिर हमारे ऑब्लिगेशन क्या है अंडर राइटर की, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, तो इन सबको डिफाइन सेबी ने किया है। अब सेबी ने अंडर राइटिंग की एक डेफिनेशन भी दी है, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अंडर राइटिंग मीन्स एन एग्रीमेंट विथ और विथआउट underwriting means an agreement with or without condition to subscribe securities of that body corporate when the existing shareholder of such body corporate or general public do not subscribe to the securities offered to them। मतलब कि अंडरराइटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंदर कंपनी अंडरराइटर के साथ एग्रीमेंट करती है कि इन केस मैं आईपीओ और एफपीओ मार्केट के अंदर लॉन्च करूं और समहाउ वो आईपीओ अंडर सब्सक्राइब हो जाता है, मीन्स की सिक्योरिटीज फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हो पाती है, या फिर काफ़ी बार ओवर सब्सक्राइब हो सकती है, या फिर परफेक्टली एट पार सब्सक्राइब हो जाए, तो ये सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। तो इसलिए कंपनी अपने रिस्क को ओवरकम करने के लिए अंडरराइटर को अपॉइंट करता है, और अंडरराइटर क्या करता है वो अपनी इनकम मतलब कुछ कमीशन भी चार्ज करेगा जिसको हम बोलेंगे अंडरराइटिंग कमीशन। सो अंडरराइटर इन केस अगर कंपनी फुल्ली हमारी जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट है वो रेस करने में अनसक्सेसफुल रहती है, नहीं रेस कर पाती है वो मनी, तो उस केस के अंदर जो भी अंडर सब्सक्राइब सिक्योरिटीज होगी वो हमारा अंडरराइटर आके परचेज कर लेगा और इश्यू को जो अंडर सब्सक्राइब इश्यू है उसको फुल्ली सब्सक्राइब कर देगा। तो इस तरीके से अंडरराइटर एक्ट करता है। देन देख लेते हैं कि लॉ के अकॉर्डिंगली अंडर सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितनी होनी चाहिए। तो जब भी कोई कंपनी आईपीओ और एफपीओ लॉन्च करती है तो वो कंपनी की मतलब वो कंपनी को कंपल्शन आ जाता है उसके ऊपर कि उसको 90% ऑफ द ऑफर अमाउंट उसको इस आईपीओ और एफपीओ के थ्रू रेज करनी ही होगी। मतलब एप्लीकेशन मनी जो होगा वो 90% ऑफ ऑफर अमाउंट से ज़्यादा होना चाहिए, या फिर 90% होगा तो चलेगा, बट उससे कम मतलब कि 90% से कम अगर जो अमाउंट होगा तो उस केस के अंदर वो सारे के सारे जो मनी आपने एज हमारे क्या बोल सकते हैं एज अ इश्यू आपने जो रेस किए उन सभी मनी को रिफंड करना पड़ता है कंपनी को। देन देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से बंदे अंडरराइटिंग की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला, एक कंपनी एज अ अंडरराइटर एक्ट कर सकती है, पार्टनरशिप फर्म भी अंडरराइटर बन सकती है, और इंडिविजुअल भी बन सकता है। सो इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म और कंपनी कैन एक्ट एज अ अंडरराइटर। अब देखो कि ट्रेडिशनली किस तरीके से अंडरराइटिंग प्रोसेस होती थी। तो अंडरराइटिंग प्रोसेस के अंदर ट्रेडिशनली 6 से 7 पार्टीज इन्वॉल्व होती जो कि एक एज अ अंडरराइटर करती। तो सबसे पहले आता था कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फिर आते थे बैंक्स, फिर आते थे हमारे म्यूचुअल फंड के जो भी ब्रोकर हो गए वो, फिर नॉर्मल ब्रोकर जो कि स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर रह चुके हैं, देन मर्चेंट बैंकर, एंड देन लास्ट पर्सन विद एडिक्वेट फाइनेंशियल कैपेसिटी। तो ये बंदे ट्रेडिशनली एज अ अंडरराइटर एक्ट करते थे। नाउ प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस एक्ट एज अ अंडरराइटर इन इंडिया। सो करेंटली अभी इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और आईसीआईसीआई बैंक, एंड देन आता है लास्ट में एलआईसी मींस की लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये अभी एज अ अंडरराइटर काम करते हैं इंडिया के अंदर। अब देख लेते हैं कि अंडरराइटिंग कमीशन के ऊपर कौन कौन सी रेस्ट्रिक्शंस है। तो सबसे पहली रेस्ट्रिक्शन ये है कि भाई अंडरराइटिंग कमीशन आप जो अंडरराइटर को पे करने वाले हो वो आपके मतलब कि कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर पहले से स्पेसिफाई होना चाहिए। देन बोला है कि अंडरराइटिंग कमीशन जो होगा वो आप उस ऐसी सिक्योरिटीज के ऊपर ही पे करोगे जो कि नॉर्मल पब्लिक ने इशू सब्सक्राइब नहीं की है। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी के कुछ शेयर है जो कि अंडर सब्सक्राइब है और कंपनी के डायरेक्टर्स ने या फिर कंपनी के एम्प्लॉयज ने, प्रमोटर ने खरीद लिए, तो उस केस के अंदर फिर अंडरराइटर को कमीशन देने की जरूरत नहीं है उन सिक्योरिटीज के ऊपर, बिकॉज ये बंदे तो कंपनी के खुद के ही तो थे, राइट। सो कंपनी अंडरराइटर को कमीशन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सिक्योरिटीज पे पे करेगी जो कंपनी के बाहर के बंदे सब्सक्राइब करते हैं, तो उन सिक्योरिटीज के ऊपर अंडरराइटर को कमीशन मिलेगा। अब देखो इस अंडरराइटर कमीशन के ऊपर भी कुछ न कुछ रेस्ट्रिक्शंस सेबी ने इम्पोज की है। तो सबसे पहला ये बोला है कि अगर आप
शेयर इश्यू करते हो और उस टाइम अगर अंडरराइटर को अपॉइंट करते हो तो शेयर्स के ऊपर कितने परसेंटेज आप कमीशन पे कर सकते हो मैक्सिमम, सो मैक्सिमम 5% ऑफ इश्यू प्राइस ऑफ दैट सिक्योरिटीज आप अंडरराइटर को एज अ कमीशन पे कर सकते हो। फिर आता है कि डिबेंचर्स कंपनी ने इश्यू किए तो डिबेंचर के केस में बोला है कि 2.5% ऑफ इश्यू प्राइस तक आप कमीशन पे कर सकते हो, मैक्सिमम यही लिमिट है और इससे कम आपकी कंपनी के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके ऊपर डिपेंड करती है। अब देख लेते हैं कि एक और रूल है कि नो पर्सन कैन एक्ट एज अ अंडरराइटर अनलेस ही होल्ड सर्टिफिकेट ऑफ अंडरराइटिंग इशूड बाय सेबी। तो जब तक सेबी के पास से उससे कोई अथॉराइजेशन नहीं मिलता है तब तक वो एज अ अंडरराइटर एक्ट नहीं कर सकता है। नाउ देखते हैं कि अंडरराइटिंग प्रोसेस के अंदर कौन कौन से एग्रीमेंट होते हैं। तो देखो, एक होती है कंपनी और दूसरा होता है अंडरराइटर। तो इन दोनों के बीच में कुछ एग्रीमेंट होता है और उस एग्रीमेंट को हम बोलते हैं अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। सो कंपनी एंड अंडरराइटर दोनों एक साथ म्यूचुअल कंसर्ट के साथ अंडरराइटिंग एग्रीमेंट के अंदर साइन करते हैं और उसके अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि भाई हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, ये रूल्स हो गए। तो कौन कौन से टर्म इन्वॉल्व होते हैं इस एग्रीमेंट के अंदर। तो सबसे पहले बोला है कि पीरियड ऑफ एग्रीमेंट, मतलब आपके कितने पीरियड के लिए एग्रीमेंट रखना चाहोगे इस अंडरराइटर के साथ, मतलब कंपनी और अंडरराइटर के बीच में जो पीरियड है वो मेंशन कर दो। देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ क्लाइंट एज वेल एज अंडरराइटर। सबसे पहले प्री डिटरमाइनली आपको ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बता देनी है ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो। एंड देन अमाउंट ऑफ अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशंस एंड अमाउंट ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज टू बी पेड टू द अंडरराइटर। तो ये सारे कुछ 5-6 टर्म है, ये प्री डिटरमाइनली आप उस कंपनी या फिर एग्रीमेंट के बीच कंपनी और अंडरराइटर के बीच में साइन करवा लो ताकि फ्यूचर में डिस्प्यूट ना हो और दोनों के पास कुछ ना कुछ एविडेंस बच जाए। द रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी अंडरराइटर और उस क्लाइंट की। पहले अंडरराइटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अंडरराइटर को कोई सीक्रेट प्रॉफिट नहीं अर्न करना है एज अ मतलब कंपनी को यूज करके। सो अंडरराइटर शैल नॉट डिराइव एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रॉफिट अपार्ट फ्रॉम कमीशन और ब्रोकरेज पेएबल टू देम। तो ब्रोकरेज और कमीशन के अलावा उन्हें कोई सीक्रेट प्रॉफिट नहीं अर्न करना है। देन बोला है कि अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशंस अंडर all the underwriting shall not exceed 20% of the net worth of the company। मतलब आपकी सिक्योरिटीज चाहे कितनी भी अंडर सब्सक्राइब हो बट वो आपकी कंपनी की नेट वर्थ के 20% से ज़्यादा अंडर सब्सक्राइब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अंडरराइटर की ऑब्लिगेशन सिर्फ और सिर्फ 20% ऑफ नेट वर्थ तक ही हो सकती है, उसके ऊपर एक्सीड नहीं करी जा सकती है। और लास्ट रूल ये बोला है कि 45 डेज, मतलब कि कंपनी की जब सिक्योरिटीज अंडर सब्सक्राइब हो जाती है अब कंपनी को कंपनी जब अंडरराइटर को इन्फॉर्म कर देती है कि भाई अब तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है कि तू वो अंडर सब्सक्राइब सिक्योरिटीज को परचेज करके उसको फुल्ली सब्सक्राइब कर दे। तो ये नोटिस जब अंडरराइटर को मिलती है उसके विदिन 45 डेज अंडरराइटर को कंपनी के सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करना पड़ता है। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं अंडरराइटिंग के। सो अंडरराइटिंग के कुछ 8 टाइप्स है। सो सबसे पहला है कि ओपन और कंडीशनल अंडरराइटिंग, देन सेकंड आता है फर्म अंडरराइटिंग, फिर आता है फुल अंडरराइटिंग, देन आता है पार्शियल अंडरराइटिंग, सोल अंडरराइटिंग, जॉइंट अंडरराइटिंग, मार्क्ड एप्लीकेशन एंड अनमार्क्ड एप्लीकेशन। सो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ओपन एंड कंडीशनल अंडरराइटिंग क्या होती है। तो इस अंडरराइटिंग के अंदर ये बोला गया है कि इसके अंदर अंडरराइटर के ऊपर ऑब्लिगेशन तभी आएगी जब कंपनी अनेबल होती है कि वो फुल्ली सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब कर पाए। तो अंडर सब्सक्राइब सिक्योरिटीज के लिए ही हमारा अंडरराइटर रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर कंपनी ने फुल्ली सब्सक्राइब कंपनी के सिक्योरिटीज फुल्ली सब्सक्राइब हुए तो उस केस के अंदर फिर हमारे अंडरराइटर की कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं आएगी, बिकॉज ये कंडीशनल अंडरराइटिंग है। नाउ सेकेंड आता है कि फुल अंडरराइटिंग। तो जब कंपनी की पूरी सिक्योरिटी सब्सक्राइब नहीं होती है तब उन सिक्योरिटीज को पूरा का पूरा जो फुल्ली सब्सक्राइब करेगा उस अंडरराइटर को बोलेंगे हम कि फुल अंडरराइटिंग के एग्रीमेंट के अंदर वो कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। ना पार्शियल अंडरराइटिंग, तो इसके अंदर बोला है कि समझो कंपनी ने कुछ 10,000 शेयर इशू किए हैं, अब उसमें से 9,000 शेयर तो कंपनी के इशू हो चुके हैं, मतलब कि फुल्ली सब्सक्राइब है, बट जो बचे हुए 1,000 शेयर है तो वो कहीं ना कहीं अंडर सब्सक्राइब है। तो ये कुछ पार्शियल कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो जो अंडर सब्सक्राइब सिक्योरिटीज के लिए अंडरराइटर परचेज करेगा वो सिक्योरिटीज, तब उसको हम बोलेंगे पार्शियल अंडरटेकिंग। देन आता है सोल अंडरराइटिंग। तो इसके अंदर सिर्फ एक बंदा सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल अंडरराइटर पूरी की पूरी सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करेगा जो अंडर सब्सक्राइब होगी। जॉइंट अंडरराइटिंग के अंदर बहुत सारे अंडरराइटर मिलके पूरी की पूरी हमारी अंडरराइटिंग प्रोसेस को
फुलफिल करेंगे। देन मार्क्ड एप्लीकेशन, तो मार्क्ड एप्लीकेशन एक ऐसी एप्लीकेशन जिसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे समझो एक ABCD, तो ऐसे कुछ 4 अंडर राइटर है और उनको समझो 10,000 सिक्योरिटीज जो अंडर सब्सक्राइब है उनको फुल्ली सब्सक्राइब करवाना है। तो अब कहीं ना कहीं चारों को 2,500 ऐसे करके कुछ 4 डिनोमिनेशन के अंदर अमाउंट मिल जाएगी। अब उन एप्लीकेशन को कंपनी कहीं ना कहीं एक स्टैंप दे देगी। समझो आपका ए नाम का जो अंडर राइटर होगा उसको समझो 15 नंबर का मार्क्ड एप्लीकेशन मिला है, फिर बी को हमने दे दिया 16, फिर 17, 18, तो कुछ इस तरीके से उनको एक नंबर दिया जाता है और हर एक समझो अंडर राइटर को हमने 10 फॉर्म्स दिए हैं, तो उन जो मार्क्ड फॉर्म है तो उनको फुलफिल मतलब उनको फुल्ली यूटिलाइज करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फुल्ली सब्सक्राइब करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन अंडर राइटर पे आ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन। फिर आता है लास्ट अनमार्क्ड एप्लीकेशन। तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन के अंदर ये बोला है कि कोई सिक्योरिटीज ऐसे मतलब कोई हमारे जो भी अंडर राइटिंग के टर्म्स हो गए जिसके अंदर कुछ फॉर्म ऐसे हो गए जिसके ऊपर नंबरिंग ही ना हो, तो वो जो अनमार्क्ड है तो उन सारी एप्लीकेशंस को हम बोलेंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशन। तो ये सारी सिक्योरिटीज जो होगा वो कोई और अंडर राइटर आके सब्सक्राइब करेगा। एंड लास्ट में एक टाइप जो बच चुका है जिसको हम बोलेंगे फर्म अंडर राइटिंग। तो फर्म अंडर राइटिंग एक ऐसी प्रोसेस है, मतलब ये भी एक अंडर राइटिंग का ऐसा टाइप है जिसके अंदर क्या होता है कि काफ़ी बार जो हमारे बहुत सारे अंडर राइटर्स होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर हमारा अंडर राइटर पूरी की पूरी अमाउंट को रेज कर पाए, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने किसी अंडर राइटर को सिर्फ 10 सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करने बोला और वो ओवर सब्सक्राइब कर लिया, मतलब उसने 10 सिक्योरिटीज की जगह 15 सिक्योरिटीज बेच दिए। तो इस केस के अंदर उसने कुछ ना कुछ ओवर सब्सक्राइब जो सिक्योरिटीज की है तो उसको फिर उसके ऊपर कोई कमीशन पे नहीं किया जाएगा। वो जो ओवर सब्सक्राइब सिक्योरिटीज है उसको कोई दूसरा जो हमारा अंडर राइटर होगा जिसकी अंडर सब्सक्राइब सिक्योरिटीज होगी तो उसके साथ सेट ऑफ करके इस तरीके से पूरे के पूरे इश्यू को हम फुल्ली सब्सक्राइब कर पाते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर ए नाम का बंदा है जिसको 10,000 सिक्योरिटीज मिली थी कि भाई तुझे इतनी सिक्योरिटीज को बेचना है मतलब सब्सक्राइब करवाना है, बट उसने समझो 15,000 सिक्योरिटीज को उसने इश्यू कर दिया और एक बंदा जो दूसरा हमारा जो अंडर राइटर है उसके पास समझो उसको हमने 10,000 सिक्योरिटीज अलॉट की थी कि भाई तुझे इतनी सब्सक्राइब करनी है, बट वो समहाउ उसके पास 5,000 सिक्योरिटीज ही वो सब्सक्राइब कर पाया है। तो जो शॉर्टफॉल बचा हुआ है 5,000 का उसको हम यहाँ 15,000 के जो एक्सीडिंग 5,000 है 10,000 के ऊपर को तो उनके साथ सेट ऑफ कर देंगे और इस तरीके से हम इस इश्यू को फुल्ली सब्सक्राइब करेंगे। अब देखो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई जो अंडर राइटर ओवर सब्सक्राइब करता है सिक्योरिटीज को तो क्या उसको उसके ऊपर कुछ ज्यादा परसेंटेज मिलता है कमीशन का? सो आंसर इज बिल्कुल नहीं, क्योंकि अंडर राइटर की ऑब्लिगेशन सिर्फ और सिर्फ उस प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ सिक्योरिटीज के ऊपर ही थी। अगर उसके ऊपर वो सिक्योरिटीज इश्यू करता है तब उसके ऊपर उसको कोई कमीशन नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी ने सिर्फ स्पेसिफिक एग्रीमेंट किया है तो उसके अकॉर्डिंगली उसके ऊपर उसको कोई कमीशन नहीं मिलेगा। सो इस तरीके से ये पूरी की पूरी प्रोसेस शुरू होती है। एंड बहुत सारे इंटरेस्टिंग टर्म्स इसके अंदर और भी हो सकते हैं, बट बिकॉज ऑफ सम टाइम कंस्ट्रेंट मैं इतने ही एस्पेक्ट कवर कर पाई हूँ। बट आई होप आपको ये सारी जानकारी लेके अच्छा लगा होगा और ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके साथ और लेके आऊँगी। सो विद दिस मैं आज का सेशन एंड करती हूँ एंड आई होप आपको ये वीडियो या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।